हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर के। शायद आपको पहले से पता होंगे, आपने अब तक प्रिपेयर भी कर लिया होगा। बट इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन इसमें से फ्रेम किए जा सकते हैं जो हो सकता है कल एग्जाम में आपको देखने को मिले। वैसे तो यहाँ पे कंपनी की ऑलरेडी एक डेफिनेशन दी गई है, बट एक कंपनी की सिंपल सी डेफिनेशन और है कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड द कैपिटल ऑफ विच इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि कंपनी के केस में कंपनी अपनी जो कैपिटल रेज करती है वो इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और डेबेंचर, यानी शेयर्स और डेबेंचर के फॉर्म में करती है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ये आपको ट्रू फॉल्स में मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन कई सैम्पल पेपर्स में भी है, तो आप ध्यान रखिए कि कंपनी अपनी जो कैपिटल रेज करेगी इन फॉर्म ऑफ शेयर करेगी, डेबेंचर्स करेगी। हो सकता है आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिए हों, बट लॉन्ग टर्म लोन्स भी अगर आएंगे तो डिबेंचर का ही पार्ट जनरली होते हैं। मतलब डिबेंचर भी एक टाइप का लॉन्ग टर्म लोन है। उसके अलावा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, तो वो भी आप यहाँ पे देखने को आपको मतलब मिल सकता है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। देन कंपनी की फ़ीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फीचर दी गई है बॉडी कॉपरेट। अ कंपनी इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो जो भी लॉ है, जैसे कंपनीज एक्ट है इस समय 2013, तो उसके बेसिस पे होता है। यहाँ पे लिखा भी है जनरल इन इंडिया द कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी फॉर विच अ सेपरेट लॉ इज़ प्रोवाइडेड फॉर। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंकिंग कंपनीज़ के लिए एक सेपरेट लॉ है। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो सबकी सब रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात अगर करी जाए तो कंपनी की जो पहचान होती है अपने आप में वो अलग होती है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट कैन होल्ड एंड डील with any type of property. It can enter into contracts and even open bank account in its own name. नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट फीचर आप कह सकते हैं, दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो रीज़न असर्शन में भी आपको यहाँ से पॉइंट जो है वो ईजिली मिल सकता है, तो आप इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें। In the case of the company is limited by guarantee, the liability of its member is limited to the extent of guarantee given by them in the event of company being wound up। तो भाई कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कंपनी ऐसी है जहाँ पर कि गारंटी जो है वो लिमिटेड है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी गारंटी भी उतने तक ही सीमित होती है, लिमिटेड होती है जितनी गारंटी उन्होंने दी है। परपेचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई पर्सन उसमें से टर्मिनेट हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी जो है वो चलती रहेगी। कॉमन सील, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी एक सील यूज़ करती है जो कि एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर एक्ट करता है। तो यहाँ से भी आपको लाइंस मिल रही हैं जिनका यूज़ जो है सीबीएसई क्वेश्चन फ्रेम करने में कर सकता है। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है इसमें कंपनी की सील नहीं है, उसका लोगो नहीं है, उसकी सील नहीं है, तो फिर वो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता और वो वैलिड नहीं होगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। द परमिशन ऑफ द कंपनी और द कंसेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो यहाँ पे जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कोई भी परमिशन नहीं चाहिए होती, किसी तरह का कंसेंट नहीं चाहिए होता किसी भी मेंबर का शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। बट द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कैन प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर विल बी मेड। तो यहाँ पे जो आर्टिकल होता है कंपनी का वो जरूर यहाँ पे आपको डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे शेयर्स। ठीक है, मे स्यू और बी स्यूड। अब क्योंकि भाई ये लीगल पर्सन है तो इट कैन ईजिली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी करवा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई चाहे तो कंपनी के अगेंस्ट भी केस कर सकता है, और कंपनी भी अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो कंपनी उस पर केस कर सकती है। अगर कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही है तो कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की। तो कंपनी जो होती हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो कंपनी जो होती है तीन कैटेगरी में क्लासिफाई की जा सकते हैं, जिसमें आता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ये ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। तो जितने के शेयर्स आपने लिए हैं उतनी की ही लाइबिलिटी आपकी है। अगर किसी मेंबर ने पूरी अमाउंट पे कर दी है, ठीक है, शेयर्स की, तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी ऑन हिज पार्ट वो वट्सोएवर
मे बी फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर कितना भी उधार क्यों ना हो, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कंपनी जो है राइट नहीं दिखा सकती, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी लाइबिलिटी इन्वॉल्व, इट कैन बी इन्फोर्स ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो यहाँ पे अगर होगा कि अगर बाई चांस उसने पे नहीं किया, कोई भी लाइबिलिटी इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे कंपनी जब भी एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उस लाइबिलिटी को फुलफिल करवाया जा सकता है। साथ ही साथ जब फर्म बंद हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो पैसे मांगे जा सकते हैं फ्रॉम दी शेयर होल्डर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इस केस में क्या होता है, जहाँ पर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं वहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो भी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट विच दे हैव अंडरटेकन या अंडरटुक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग wound up. Thus the liability of the member will arise only in the event of its winding up. तो जो गारंटीड का केस है वहाँ पर क्या होता है, जितनी आपने गारंटी ली है उतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। एंड देन बात आती है एक अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनीज के केस में क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर द कंपनी इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। तो ध्यान रहे कि जब कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी की उसके मेंबर्स के लिए, तो वहाँ पर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी कहलाती है। When the company's property is not sufficient to pay off its debt, the private property of its member can be used for the purpose. तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि अगर कंपनी की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है, उधारी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी नहीं है, सारी एसेट बेचने के बाद भी उधार नहीं पूरा हो रहा है, तो वहाँ पे उसके मेंबर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनको भी एक्वायर किया जा सकता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स द क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर। तो अगेन इसमें से भी आपको रीजन सर्शन मिल सकता है, ट्रू फॉल्स मिल सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट। तो इंडिया में कंपनीज एक्ट परमिट करता है ऐसे कंपनीज को, अनलिमिटेड कंपनीज को, बट फिलहाल इंडिया में कोई भी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के साथ नहीं है। अब अगर बात करी जाए नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनीज को अगर हम डिवाइड करें तो अगेन 3 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट सब्सिडरी ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान रहे कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पहली चीज़ प्राइवेट कंपनी नहीं होती, दूसरी चीज़ ये कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी नहीं होती। प्राइवेट कंपनीज़ कौन सी होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ वो होती हैं जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहली चीज़ है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, उनके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते किसी और को। देन अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो एक 1 पर्सन कंपनी का भी केस होता है जहाँ पर 1 पर्सन होता है, बट यहाँ पे नॉर्मली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। देन पॉइंट आता है सी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 200 तक लिमिट करता है, नहीं जो उसकी लिमिट है वो है आपकी 200 उसके एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड करके। देन आपका आता है थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी के केस में क्या होता है, सेक्शन 262 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिफाइन करता है 1 पर्सन कंपनी को एज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। रूल 3 कहता है कंपनीज का, ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। तो नेचुरल पर्सन लाइक अस, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, तो वही बंदा 1 पर्सन कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सकता है। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। सेकेंड चीज़, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से भी रीजन सर्शन जो है वो बन सकता है, इवन ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं, और एक नॉर्मल MCQ भी बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की। तो भाई कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो वो अपनी कैपिटल खुद जनरेट नहीं कर सकती। ऐसे सिचुएशन में उसको अपनी कैपिटल बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करनी होती है या रेज करनी होती है, आप कह सकते हैं। इन लोगों को कहा जाता है शेयर होल्डर्स, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द कैपिटल या अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड जो अमाउंट ये कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट तो हर किसी के लिए ओपन नहीं हो सकता, इसलिए कॉमन कैपिटल अकाउंट जो है वो रखा जाता है और उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इससे भी अगेन क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसे शेयर कैपिटल अकाउंट जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं शेयर से रेज़ किया गया फंड होता है। इंडिविजुअली एक एक शेयर होल्डर का अकाउंट जो है वो नहीं ओपन किया जा सकता इन फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैटेगरीज जो है शेयर कैपिटल की, ये ऑथराइज कैपिटल में आती है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट शेयर कैपिटल की जिससे कंपनी ने
खुद को रजिस्टर किया है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, या आप ये भी कह सकते हैं कि इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो जो इनकी कैपिटल है, जो इन्होंने रजिस्टर खुद को किया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी इन्होंने एक अमाउंट दी होगी कि ये हमारी मैक्सिमम कैपिटल है, दैट इज़ टर्म्ड एज ऑथराइज कैपिटल। ये किसी भी हाल में उससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकते मार्केट में। तो यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है। इशूड कैपिटल एक पार्ट है इसका। इशूड कैपिटल वो पार्ट है ऑथराइज का जिसको कि कंपनी क्या करती है, मार्केट में इशू करती है फॉर रेजिंग फंड। ऑथराइज कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। तो ये अनइशूड कैपिटल जो होती है वो ऑथराइज का वो पार्ट है जो आपने इशू नहीं किया। मान लेते हैं हमने कंपनी को रजिस्टर करा 1 लाख शेयर्स से और एट प्रेजेंट सिर्फ 10,000 शेयर्स हमने इशू करे, तो ये जो 10,000 इशू करे गए हैं दिस इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल। बाकी जो बचे 90,000 है वो अनइशूड है, जिसको आप लेटर ऑन कभी भी इशू कर सकते हैं। फिर बात आती है इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड का वो पार्ट होता है जिसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 इशू है और लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 9,000 शेयर्स खरीद लिए या पूरे 10 भी खरीद लिए, मान लेते हैं अप्लाई करा है, तो दिस इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए साहब, कि वो पार्ट इशूड कैपिटल का जिसको कि लोगों ने सब्सक्राइब किया है। When the share offered for public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and subscribed capital would be the same। तो जिस सिचुएशन में आपने जो अमाउंट इशू करी अगर वो पूरी की पूरी लोगों ने सब्सक्राइब कर ली है तो वहाँ पर इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम होगी। लेकिन जहाँ नहीं किया, जैसे मैंने केस आपको दिया कि 10,000 आपने शेयर इशू करे, लोगों ने सब्सक्राइब सिर्फ 9 करे, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होगा। देन बात आती है कॉल्ड अप कैपिटल की। कॉल्ड अप कैपिटल is that part of subscribed capital which has been called up on the share, that is what the company has asked the shareholders to pay। मान लेते हैं कि हम 10,000 शेयर इशू करके यहाँ पे 9,000 पे एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं और उसमें भी ये जो 9,000 शेयर्स हैं ये एक्चुअली 10 रुपये का एक शेयर था, तो उस हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए थे, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। लेकिन मान लेते हैं कंपनी ने अभी सिर्फ क्या किया है, 5 रुपीज़ मांगे हैं, तो यानी कि जो रुपए आएंगे इनके पास वो आएंगे 45,000, मतलब ओवरऑल जो है जब पूरे 5 रुपये हो जाएंगे और 5 जो है वो नहीं कॉल करे गए हैं। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया है कि फेस वैल्यू जो है, नॉमिनल वैल्यू, वो है आपकी 10 रुपीज़ और कंपनी ने क्या करा है, सिर्फ 7 रुपीज़ मांगे हैं। रिमेनिंग 3 रुपीज़ जो है वो शेयर होल्डर्स से कलेक्ट होंगे तब जब चाहिए होंगे। तो जनरली ये वाइंडिंग अप के केस के लिए ही बचे होते हैं और तभी ये मांगे जाते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल वो प्रपोर्शन है कॉल्ड अप कैपिटल का विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो एक्चुअली आपने शेयर होल्डर्स से रिसीव कर ली है और अगेन ये कॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट होती है। व्हेन शेयर होल्डर्स हैव पेड ऑल द कॉल्ड अप अमाउंट, द कॉल्ड अप कैपिटल इज़ द सेम टू द पेड अप कैपिटल। तो अगर पूरे अमाउंट पे कर दिए कॉल्ड अप तो वो पेड अप के बराबर होगी। देन एज सच एन अमाउंट मे बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। अगर कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं करता है, ऐसा यहाँ लिखा है कि इफ़ एनी ऑफ द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड अमाउंट ऑन कॉल्स, सच एन अमाउंट मे बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? दैट प्रपोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप एज स्टेटेड अर्लियर, द कंपनी में कलेक्ट दिस अमाउंट एट एनी टाइम व्हेन इट इज़ नीड्स फर्दर फंड्स। तो जहाँ पे कंपनी को पैसे चाहिए, उनको लगता है कि हमें आगे फ्यूचर में फ़ंड चाहिए होगा, तो वहाँ पर दे कैन कॉल दैट अमाउंट। तो उस समय तक वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है। देन बात आती है रिजर्व कैपिटल की। रिजर्व कैपिटल क्या है? अ कंपनी में रिजर्व प्रोपोर्शन या पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो ऐसे कैपिटल को क्या कहा जाता है? रिजर्व कैपिटल कहा जाता है, जिसको कंपनी सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में कॉल करेगी। तो यहाँ पे आपको दिया गया टाइप कि रिजर्व कैपिटल क्या है, ध्यान रखें आप कि अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जिसको सिर्फ वाइंडिंग अप में ही कंपनी कॉल करेगी। देन नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर के बारे में बोला है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंशियल राइट होता है। उनके पास क्या राइट होता है? सेक्शन 43 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इन 2 कंडीशंस के साथ होते हैं। दैट इट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड ईदर एज द फिक्स अमाउंट पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एन अमाउंट कैलकुलेटेड बाय फिक्स रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच
शेयर बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे फिक्स रेट होता है, और फिक्स रेट या तो प्री डिसाइडेड पे होता है या फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले ही डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पर उनको देना है। पॉइंट बी कहता है कि दैट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंशियल राइट टू बी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेफरेंशियल राइट होता है वाइंडिंग अप के केस में भी, कि अगर कंपनी बंद हो रही है, डिसोल्यूशन चल रहा है वहाँ पे, लिक्विडेशन एक्चुअली जैसे हम कहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी सबसे पहले इनको ही जो अमाउंट है वो मिलेगी। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि अलग से कंडीशन ये होती है कि भाई ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले, इनके पास कोई राइट नहीं होता एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, अनटिल एंड अनलेस इनके कुछ राइट्स जा रहे हो तभी, और साथ ही साथ इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 43 डिफाइन होते हैं, और ये कहता है कि भाई इक्विटी शेयर जो होता है इज़ अ शेयर which is not a preference share. In other words, share which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital are termed as equity or ordinary shares. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है कि ये प्रेफरेंशियल राइट तो नहीं होता, बट हाँ उनके पास वोटिंग राइट होता है, उनको वर्चुअल ओनर्स भी कहा जाता है कंपनी का, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जनरली इसी में से बनते हैं। तो इनको राइट मिलता है डिविडेंड का, इनको डिविडेंड मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी तब जब कंपनी प्रॉफिट में है। तो अगर प्रॉफिट अवेलेबल है इनको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनके बारे में दिया भी गया है कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं एंड डिफरेंट विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज इन अकॉर्डिंग्स विद सच रूल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गया इक्विटी शेयर से रिलेटेड वो चीज़ इनके पास होंगी। देन इशू ऑफ शेयर्स की बात करी जाए तो बहुत सारे सैम्पल पेपर में सीक्वेंस पूछी गई है, स्टेप्स पूछी गई हैं कि प्रोसीजर में स्टेप्स कौन सी आती हैं। तो ध्यान रहे कि जब इशू ऑफ शेयर होगा सबसे पहली स्टेप होती है प्रॉस्पेक्टस इशू करने की, जहाँ पर कंपनी क्या करती है, इन्विटेशन देती है लोगों को, जनरल पब्लिक को, कि आप हमारे शेयर्स को खरीदें। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन रिसीव होती है। उसके बाद होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अलॉटमेंट के लिए, और आप सभी को पता होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 90% होता है ऑफ इशूड कैपिटल। तो जितनी भी इशूड कैपिटल है उसका 90% जो है अमाउंट रिसीव होनी चाहिए, तभी कंपनी जो है वो शेयर्स अलॉट कर पाएगी, अदरवाइज उनको अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे देखिए, आप देख भी सकते हैं साफ लिखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% होता है, और अगर बाई चांस कंपनी अमाउंट वापस नहीं कर पा रही है शेयर होल्डर्स को विदिन 8 डेज़, तो उसके बाद कंपनी को उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 15% के रेट पे एज़ पर सेक्शन 73(2). तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखें कि इसमें से भी आपको हो सकता है शायद कुछ देखने को मिल जाए। उसके अलावा जो शेयर है वो पार पे और प्रीमियम पे इजीली इशू किए जा सकते हैं। तो पार का मतलब नॉमिनल फेस वैल्यू, प्रीमियम का मतलब जब आप एक्सेस अमाउंट में इशू कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करी जाए तो जब आपके पास एप्लीकेशन रिसीव होगी तो आप एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक डेबिट होता है बिकॉज आपके पास पैसा आया एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फिर जब आप अलॉटमेंट करेंगे तब क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड विद द डायरेक्टर्स। सो आप उसके बाद अलॉटमेंट जो है वो कर सकते हैं। एंड इसके बाद नॉर्मली यहाँ पे सारी एंट्रीज आ जाती हैं। सबसे पहली एंट्री, उसके बाद क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे, दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अगर आप मनी रिफंड कर रहे हैं, रिजेक्शन हो रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कई बार हम कंबाइन एंट्री भी करते हैं, मैक्सिमम टाइम तो हम कंबाइन ही करते हैं। देन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एडजस्टमेंट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी का तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ये अलग से एंट्री दी है। बट नॉर्मली क्या होता है, जब आप ट्रांसफ़र कर देते हैं पहले ही अलॉटमेंट में, तो आप अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम उतनी अमाउंट लेस करके दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब जैसा भी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। द अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सेकेंड, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन मेकिंग 2 कॉल्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी कॉल में 25% से ज़्यादा फेस वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो जो मैक्सिमम कॉल हो सकती है वो 25 की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, आप नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा 1 मंथ का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 कॉल्स, यानी कि अगर पहली कॉल दिसंबर 1 को हुई है तो फिर नेक्स्ट जो है वो जनवरी 1 को ही हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही महीने में 2 कॉल्स कर दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाता है जहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। 25% से एक्सीड नहीं कर सकता और
मिनिमम जो है वो 5% है जो कि होना चाहिए। अगर 100 रुपये का शेयर है तो एप्लीकेशन 5 रुपये की होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 रुपीज़ की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा है कि कॉल्स आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वेयर देर इज़ नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन, द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ टेबल ए विल अप्लाई। तो एक्चुअली टेबल ए नहीं है बल्कि ये टेबल एफ होना चाहिए यहाँ पे, तो ध्यान रहे कि टेबल एफ अप्लाई होती है और वहीं पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई भी हैं कि कॉल की अमाउंट 25% से एक्सीड नहीं कर सकती और एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 कॉल्स। साथ ही साथ मिनिमम 14 डेज़ का नोटिस जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाना चाहिए ताकि वो अमाउंट जो है पे कर सकें जो भी उनके ऊपर एरियर है या ड्यू है। देन कॉल मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स विद इन द सेम क्लास, और साथ ही साथ सेम क्लास के जो शेयर्स हैं उन पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कॉल्स जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी और के लिए कॉल आप कर रहे हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए रख रहे हैं, तो सेम क्लास के अगर शेयर हैं एक ही टाइप के हैं तो उनकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही होना चाहिए। द प्रोसीजर of accounting for issue of both equity and preference share is same. To differentiate between two, the word equity and preference is prefixed to each and every installment. तो भाई जो शेयर इशू करने का तरीका है वो तो एक ही है, अलॉटमेंट का तरीका भी एक ही है। सो ऐसे में उनके साथ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो है प्रिफिक्स किया जाता है ताकि डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया जा सके। रेस्ट कॉल्स इन एरियर्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होती है। जब कोई अमाउंट पे नहीं करता शेयर होल्डर्स तो उस केस में उस शेयर होल्डर की अमाउंट जो अनपेड है दैट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स, या कई बार अनपेड कॉल्स भी उसे बोला जाता है। कंपनी के लिए वो लॉस होता है इसलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया जाता है इन केस जब आप कॉल रिसीव कर रहे हैं तब। अगर बात करें हम टेबल एफ के प्रोविजंस की तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स जो होती है उसके ऊपर आप 10% के रेट से इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पहले ही पे कर दिया तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया जाता है और कई बार हम डायरेक्ट ट्रांसफर भी करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल एफ है वो ये कहती है कि भाई कॉल्स इन एडवांस मिली है तो 12% के रेट पे आप देंगे। तो ध्यान रहे एरियर के केस में 10% के रेट से आप चार्ज कर सकते हैं, 10% पर एनम जिसे हम कह रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है 12% पर एनम के रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कॉल्स इन एडवांस जो है इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। तो रीजन असर्शन या कहीं पे भी आपको अगर देखने को मिले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये करंट लाइबिलिटीज़ है। और कॉल्स इन एडवांस जो होती है जनरली वो कहाँ पर आती है, यहाँ पे एक आपको हेडिंग सब हेडिंग वाले ये चैप्टर में भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में आएगी एंड सब हेड होगा अदर करंट लाइबिलिटीज़। और एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, इट इज़ नॉट एडेड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो ये रीजन असर्शन में कहीं पे भी देखने को मिले या ट्रू फॉल्स में देखने को मिले तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवर सब्सक्रिप्शन की तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं मोर देन द अमाउंट ऑफ इशूड शेयर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कंपनी के पास फिर ऑल्टरनेटिव जो होते हैं 3 होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे सैम्पल पेपर में देखा गया और बहुत पहले भी पूछे गए क्वेश्चन कई बार। तो कंपनी के पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर। कुछ एप्लीकेशन फुली एक्सेप्ट करके बाकी रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दे कैन मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट दे सकते हैं। तीसरी चीज़ दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर दो और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दो। अगर हम बात करें अंडर सब्सक्रिप्शन की तो हमें पता है कि 90% जो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है तभी शेयर अलॉट होंगे। सो ऐसे में अगर 90 से कम है तो दैट विल बी टर्म्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की तो प्रीमियम का मतलब जनरली ये होता है कि आप क्या करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं ड्यू टू योर रेप्यूटेशन, ड्यू टू योर अर्निंग कैपेबिलिटी। जो आपकी फर्म होती है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप चार्ज कर रहे होते हैं ओवर एंड अबव द नॉमिनल प्राइस ऑफ अ शेयर दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अब यहाँ पे होता है क्या कि जो प्रीमियम होता है इज जनरली कॉल्ड विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी अमाउंट अलॉटमेंट की होती है उसमें ज़्यादातर आपको प्रीमियम देखने को मिल सकता है, समटाइम्स विद द एप्लीकेशन मनी एंड रियरली विद कॉल मनी। तो यहाँ पे ध्यान रहे हमेशा, मैंने अभी जो वीडियो पोस्ट करा था थोड़ी देर पहले उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो प्रीमियम होता है वो हमेशा अलॉटमेंट में ही होता है ज़्यादातर। उसके अलावा बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा ये कॉल मनी में, कई बार एप्लीकेशन में भी आपको मिल सकता है। प्रीमियम जो होता है उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शोन अंडर द टाइटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, तो ध्यान रहे कि ये सेक्शन आपका 52(2) है कंपनीज एक्ट का। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ अगर आप फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी,
वहाँ पर भी ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व यूज़ हो सकता है। एंड साथ साथ परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, जिसे हम बायबैक भी कहते हैं, वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन 5 पर्पसेस के अलावा या यूजेस के अलावा कहीं और एसपीआर यूज़ नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप करें याद, और ध्यान रखें कि सेक्शन 52(2) है कंपनीज एक्ट 2013 का। उसके अलावा प्रीमियम की जब आप एंट्रीज करेंगे तो प्रीमियम जहाँ कहीं पे भी ड्यू है तो ड्यू बेसिस पे होगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको आप क्रेडिट करेंगे। जैसे कि अलॉटमेंट में अगर ड्यू है तो आप क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अगर एप्लीकेशन की बात आती है तो एप्लीकेशन में भी अगेन आप ट्रांसफ़र वाली एंट्री में इसको शो करेंगे। अब बात करी जाए अगर शेयर इशूड एट डिस्काउंट की, तो होता क्या कि जर्नल रूल ये है कि कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इट कैन ओनली री इशू द फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर या फिर स्वेट इक्विटी जो शेयर्स होते हैं उनको ही सिर्फ डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, उन दोनों के अलावा नॉर्मल शेयर्स को नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की, तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, शेयर इशू कर देती हैं ताकि वो अपने यानी कैश को यूज़ किए बिना भी और चीज़ें कर पाएँ। जैसे कि एसेट्स परचेज करी, प्रोमोटर्स को दे दिए, वेंडर्स को दे दिए, तो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैलकुलेट करना होता है, और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये होता है अमाउंट पेएबल या अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो जो भी आपका इशू प्राइस है उससे आप डिवाइड करेंगे। अगर आप पार पे इशू कर रहे हैं तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो जो भी नॉमिनल फेस वैल्यू होती है प्लस प्रीमियम करके आप डिवाइड कर देते हैं इशू प्राइस। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर अमाउंट ड्यू यानी आपको 5,40,000 देने हैं और इशू प्राइस जो है वो प्रीमियम के साथ है 120, तो आप क्या कर रहे हैं 120 से डिवाइड कर रहे हैं एंड 4,500 शेयर्स आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको कुछ जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, आपने अब तक तैयार कर लिए होंगे क्वेश्चंस, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी पहले से ही कि जो शेयर इशू हो रहा है कंसिडरेशन अदर देन कैश में, तो वो क्या है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए इसको आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। और जो बिजनेस परचेज करने वाला है इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल के आता है, वो चीज़ें भी आपको देख लेनी चाहिए। अब अगर बात करी जाए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स की, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 42 डिस्क्राइब करता है कि जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स को सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफर करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सिलेक्टेड ग्रुप को ही ये कहते हैं कि भाई वो आपके शेयर्स को खरीदें। एंड अगर बात करें हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की, ESOP की, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ को या जो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर सकती है शेयर्स, वो भी लोअर दैन इट्स मार्केट वैल्यू, और वो भी फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन के लिए कि आप वो खरीद सकते हैं फ्यूचर डेट पे। तो इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोला जाता है। इट इज़ बीइंग एन ऑप्शन ग्रांटेड बाय अ कंपनी, एन एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द राइट टू सब्सक्राइब। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी बीइंग अ वाइडर, तो स्वेट इक्विटी जो होता है वो इससे वाइडर टर्म है, बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी उसी कैटेगरी का एक पार्ट है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, या आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ऐसी अगर बात करी जाए फोरफीचर ऑफ शेयर्स की, तो फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। तो कॉल या मनी जो भी ड्यू है शेयर्स पे, अगर वो शेयर होल्डर पे नहीं करता तो उसको बार बार रिमाइंडर दिया जाता है, और अगर वो रिमाइंडर के बाद भी पे नहीं करता तो फिर उसके शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। यहाँ पे कंपनी वो पैसे जो ऑलरेडी रिसीव कर चुके होते हैं उन शेयर्स पे वो वापस नहीं करती है, एंड लेटर ऑन इन शेयर्स को दोबारा री इशू किया जा सकता है। अगर शेयर फोरफिट हो रहे हैं जो कि पहले प्रीमियम पे इशू किए गए थे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर प्रीमियम उन शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ है तो आप SPR को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम ऑलरेडी उस जगह रिसीव हो चुका है, उस कॉल में रिसीव हो चुका है, और उसके बाद फोरफीचर हो रही है, तो वहाँ पे आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट के अप्लाई हो जाएंगे, और वो पैसा ऑलरेडी XPR में ट्रांसफ़र हो चुका होगा, तो आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब अगर बात करी जाए बायबैक ऑफ शेयर्स की, तो कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो है परचेज कर सकती है, और उसको बायबैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है एज़ पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर इस सेक्शन में ये बताया गया है कि कंपनी कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकती है। इसमें से क्या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, ओपन मार्केट के थ्रू भी किया जा सकता है, और लॉट शेयर होल्डर्स के थ्रू भी किया जा सकता है, एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी के थ्रू भी ये किया जा सकता है। अगर कंपनी जो है वो बायबैक कर रही है शेयर्स को फ्री रिजर्व के थ्रू या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू, तो ये भी एक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। अगर कंपनी शेयर खरीदती है यानी अपने शेयर्स वापस लेती है वो भी फ्री रिजर्व के थ्रू, तो कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि उनको उतना सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
वो है आपका जो प्रो राटा अलॉटमेंट है, वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस और उसकी कैलकुलेशन जो होती है, जिसके थ्रू आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं। ऐसा हमने अभी एक वीडियो में किया भी था, जो मैंने आज ही पोस्ट किया है, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के नाम से। वहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड अलॉटेड वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। रेस्ट बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आपने प्रिपेयर ऑलरेडी कर ली होंगी। इस चैप्टर में से इसके सेक्शन सब सेक्शंस जो भी डिटेल दी गई है, थ्योरी भी क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा है, तो आपको वो पढ़ लेनी चाहिए। एंड आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और कल आप अपना एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।